नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जिसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चिंता का विषय है। दोनों देश परमाणु सशस्त्र हैं। कश्मीर में अशांति या आतंकी हमले से बढ़ता है तनाव। भारत पाकिस्तानी उकसावों का जवाब देने में सक्षम है। तो ये तमाम बातें जो हैं ये इस रिपोर्ट में की गई हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु सशस्त्र हैं। साथ ही देश या फिर कश्मीर में अशांति या आतंकी हमले से तनाव बढ़ता है। यहां पर यह भी बात वाज़ेह है कि भारत पाकिस्तानी उकसावों का यानी पाकिस्तान के किसी भी तरह के उकसावे का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। और लगातार हम देखते रहे हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर भारत की ओर से जवाब भी दिया जाता रहा है। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर फिक्र का इजहार किया गया है और कहा गया है कि चूंकि दोनों ही देश परमाणु सशस्त्र हैं तो किसी भी तरह की अशांति या फिर नाइत्तेफाकी जो है वो खित्ते में मजीद कशीदगी को बढ़ावा दे सकती है। यहां पर यह वाज़ेह कर दें कि भारत किसी भी तरह के पाकिस्तानी उकसावे का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। अहम रिपोर्ट जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। इस रिपोर्ट पर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो अमेरिकी इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चिंता का विषय है। दोनों देश परमाणु सशस्त्र हैं। देश कश्मीर में अशांति आतंकी हमले से बढ़ता है तनाव और हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी भी उकसावे का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब भी कश्मीर पर आग अलापा है या फिर भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी की कोशिश की है, भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। लगातार भारत कहता रहा है कि पहले सरहद पार से तमाम तर तखरीबी कार्रवाइयां, आतंकवादी सरगर्मियां जो हैं वो खत्म की जाएं, उसी के बाद बातचीत की बात के ऊपर गौर खौज किया जा सकता है। तो ये वो तमाम पस मंजर है जो हम आपको बता रहे हैं। और इस रिपोर्ट में जिस तरह से इजहार किया गया है कि तनाव बढ़ सकता है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है कि उस पर क्या कुछ रिएक्शन जो है वो सामने आता है। वहीं एक और इसी रिपोर्ट में बात की गई है भारत और चीन के ताल्लुक से। भारत और चीन सीमा विवाद मामले के ताल्लुक से जहां सैन्य विस्तार हालात को तनावपूर्ण बनाते हैं, परमाणु शक्तियों के बीच टकराव जोखिम बढ़ा है। अमेरिका और उसके हितों के लिए यह खतरा है सीमा विवाद को हल करने की कोशिश की जाए। तो इस रिपोर्ट में जिस तरह से एक और देश के साथ बात की गई है, एक और देश के बारे में बात की गई है, वो है चीन। तो भारत और चीन सीमा विवाद मामला, सैन्य विस्तार यहां पर हालात को तनावपूर्ण बना रहे हैं। परमाणु शक्तियों के बीच टकराव जोखिम बढ़ा रहा है। अमेरिका और उसके हितों के लिए ये खतरा है। और सीधे रुख करेंगे अपने साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, ब्रेकिंग एट 10 में हम आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि अभी तक क्या कुछ रिएक्शन आया है इस रिपोर्ट के ताल्लुक से, और पाकिस्तान को लेकर और चीन को लेकर जिस तरह की चिंता का यहां पर इजहार किया गया है, क्या मायने उसके निकाले जाए? देखिए, जाहिर तौर पर ये जो रिपोर्ट है ये असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिसमें ये कहा गया है भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये जो रिश्ता है इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आतंकवाद का है। और इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आज भी पाकिस्तान में एक लंबे समय से जो आतंकवाद को समर्थन मिलता रहा है वो आज भी जारी है।
और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है वो पहले की सरकारों से अलग एक कार्रवाई कर सकती है। अगर ऐसा कोई आतंकी हमला भारत में होता है तो, या J&K में होता है तो, ये ट्रिगर हो सकता है दोनों देशों के रिश्तों को लेकर अगर हम बात करें। हमने देखा है कि किस तरह से उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और उसके बाद एयर स्ट्राइक भी हुआ पुलवामा के बाद। तो जाहिर तौर पर जो जवाबी कार्रवाई है उससे उसको लेकर अमेरिका भी ये बात मानता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई हरकत होती है आतंकी संगठनों की तरफ से तो इसकी जवाबी कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की तरफ से भारत दे सकता है। तो जाहिर तौर पर यह ऐसा मामला है जिसको लेकर अमेरिका ने ये साफ कर दिया है, ये एक ट्रिगर हो सकता है दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। और वही ये भी कहा गया है कि हालांकि दोनों देश सीमा की अगर हम बात करें, LOC की बात करें, तो चाहते हैं कि वहां पर शांति बनी रहे और जो अब से 2 साल पहले जो समझौता हुआ था LAC पर सीज फायर का, वो आज भी जारी है। लेकिन चुनौती वही है कि आतंकवाद का मुद्दा जो है और पाकिस्तान में आज भी आतंकियों को समर्थन जारी है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको चलते दोनों देशों में कन्फ्रंटेशन बढ़ सकता है। वही अगर हम चीन की बात करें तो LAC पर जो तनाव है वो आगे भी जारी रह सकता है, इस बात की आशंका जताई गई है इस रिपोर्ट में, जो कि US इंटेल की रिपोर्ट है। और इसमें कहा गया है कि 2020 के जो गलवान क्लैश है उसके बाद लगातार जो तनाव है दोनों देशों के बीच में वो जारी है, बावजूद इसके कि बातचीत दोनों देश कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि अब से कुछ दिन पहले दिल्ली में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी और विदेश मंत्री जयशंकर ने यह कहा भी था कि 45 मिनट की इस मुलाकात के दौरान अहम मुद्दा रहा सीमा पर जो तनाव बना हुआ है और जो रिश्तों में जो चैलेंजेस हैं उसको लेकर इस बैठक के दौरान बातचीत हुई है। तो जाहिर तौर पर अमेरिका भी इस बात का अंदेशा जता रहा है कि जो तनाव है वो कभी भी कन्फ्रंटेशन का रुख कर सकता है, क्योंकि दोनों देशों की जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त LAC पर तैनात हैं और जो छुटपुट घटनाएं वहां होती हैं वो ट्रिगर आने वाले वक्त में हो सकती हैं। हालांकि हम ये देख चुके हैं कि कई दौर की बातचीत हो चुकी है कोर कमांडर लेवल पर भी, और आने वाले दिनों में भी जल्द ही एक जो 18वें दौर की बैठक होगी कोर कमांडर लेवल पे वो भी जल्द होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद तनाव जो है उसमें कमी नहीं आई है। ये खुद जयशंकर विदेश मंत्री जयशंकर भी ये बात कह चुके हैं कि जो रिश्ते सामान्य होने चाहिए, रिश्ते फिलहाल सामान्य नहीं। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर थोड़ा सा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लगातार हम देखते रहे हैं कि भारत पाक की अगर बात की जाए, भारत और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो लगातार पाकिस्तान की ये कोशिश रही है कि बेबुनियाद जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं उठाया जाता रहे। लेकिन लगातार हम ये देखते रहे हैं, खास तौर पिछले कुछ दिनों में, कि भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहा है और यही कहा जाता रहा है कि पहले अपने अंदरूनी मामलात को पाकिस्तान जो है वो ठीक करे, उसके बाद भारत के साथ बातचीत अगर उसको करना है तो टेररिज्म को उसको खत्म करना पड़ेगा। तो भारत तो पहले ही इन तमाम बातों को बहुत क्लियर कर चुका है। अब रिपोर्ट में जो भी आया है, जो भी उन्होंने कहा है, वो तो खैर उनकी अपनी अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात है, लेकिन भारत बेहद मजबूती के साथ अपना पक्ष रखता रहा है। देखिए, अगर हम बात करें भारत की नीति की तो इसमें साफ बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले हमने देखा कि मुंबई हमले के बाद अभी तक पाकिस्तान ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है दोषियों के खिलाफ और लगातार पाकिस्तानी कोर्ट में ये मामला चल रहा है, लेकिन इसमें कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है। आज भी हाफिज सईद जैसा आतंकी खुला घूम रहा है। लश्कर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई या जमात उद दावा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है पाकिस्तान ने। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई उसके बाद हमने देखा है कि जब उरी का हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सीधे तौर पर भारत ने इसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए किया। उसके बाद जब पुलवामा हुआ उसके 12 दिनों के अंदर ही हमने देखा कि किस तरह से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। तो जाहिर तौर पर ये जो बदलाव है नीति में, इसको अमेरिका भी अब मान रहा है और ये कह रहा है कि अगर इस तरह का कोई भी आतंकी हमला या देश भर में कहीं भी ऐसा कोई आतंकी हमला होता है या कश्मीर वगैरह अनरेस्ट पैदा होता है तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो इस तरह के हमलों को, जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है पाकिस्तान में। जाहिर तौर पर भारत की एक तरफ से नीति बिल्कुल साफ है कि अगर आतंकी हमला होता है तो इसकी जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन दूसरी अहम बात यह कि अगर हम बात करें नेबरहुड की, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इस सरकार की अभी भी है। अभी फिलहाल सरकार की पॉलिसी यह है कि सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत अच्छे संबंध चाहता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जरूरत इस बात की है कि सही माहौल के लिए, अच्छे संबंधों के लिए और बातचीत को दोबारा बहाल करने के लिए पाकिस्तान को ठोस कार्रवाई करनी होगी उन आतंकी संगठनों के खिलाफ जो आज भी वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार, चाहे UNSC हो
या यूएनएचआरसी हो, लगातार कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठा रहा है डिप्लोमेटिकली। लेकिन जाहिर तौर पर इससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान इस मुद्दे से पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर भारत ये साफ कर चुका है कि भले ही ये एक बायलैटरल इशू है, लेकिन सही मायनों में इसको हल करने के लिए पाकिस्तान को पहले ऐसा माहौल बनाना होगा जिसके लिए बातचीत मुमकिन हो पाएगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कि भारत की तरफ से क्या इस तरह की रिपोर्ट्स पर कोई रिएक्शन सामने आता है? चूंकि आप फॉरेन अफेयर्स को देखते रहे हैं, तमाम तर चीजें आपने लगातार देखी हैं, इसलिए आपसे यहाँ थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं उस पर क्या कभी भारत की ओर से कोई रिएक्शन आता है या फिर ये एक रिपोर्ट के तौर पर ही इसको लिया जाएगा? देखिए, ये असेसमेंट जैसा आपको पता है कि असेसमेंट यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, ये रिपोर्ट उनकी है, तो उस पर भारत यूजुअली टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन जो भारत का स्टैंडर्ड जो पोजीशन है, स्टैंडर्ड जो पॉलिसी है आतंकवाद को लेके, वो पूरी दुनिया में साफ है। वो अगर हम चीन की बात करें कि चीन का जिक्र भी किया गया है और भारत ये बात मानता है कि चीन के साथ जो है वो रिश्ते जो है सामान्य नहीं है, और वो तब तक सामान्य नहीं होंगे जब तक सीमा पर शांति और सौहार्द बरकरार नहीं होगा, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जब तक बॉर्डर पर नहीं होगी, एलएसी पर नहीं होगा, तब तक रिलेशनशिप जो है वो सामान्य नहीं हो पाएगी। इस डायरेक्शन में कदम भी उठाए जा रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। हमने अभी आपसे कुछ दिन पहले देखा था कि डब्ल्यूएमसीसी की बैठक भी हुई थी, उसके बाद ये तय किया गया कि अगले दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत भी जल्द होने वाली है। लेकिन भारत फिलहाल इस पूरे मामले पर अलर्ट है। लेकिन सीधे तौर पर इस रिपोर्ट पर भारत की टिप्पणी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट इंटरनल रिपोर्ट यूएस गवर्नमेंट की है। जब तक इसमें कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल ना हो तब तक इस पर सरकार यूजुअली कमेंट नहीं करती। बिल्कुल शैलेंद्र, ये जानकारी बहुत जरूरी थी और जिस तरह से इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपने डिटेल एनालिसिस किया है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका अदा करना चाहेंगे। यहाँ ब्रेकिंग एट 10 में तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी शैलेंद्र बांगू, जो कि ये जो रिपोर्ट आई है अमेरिकन इंटेलिजेंस की, इसके ऊपर तमाम तर तज्जिया जो है वो पेश कर रहे थे। और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर, जेकेएसएसबी ने परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि परीक्षा जो है वो कंप्यूटर आधारित होगी। 16 मार्च से 5 अप्रैल तक ये इम्तिहान होना है। यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में सेंटर्स बनाए गए हैं, कड़ी सुरक्षा की गई है, उसके बीच में ये इम्तिहान लिया जाएगा। यहाँ तक के जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनके पास धारा 144 भी लागू रहेगी। तो जम्मू कश्मीर में परीक्षा कराने का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अनुसार विभिन्न परीक्षाएं 16 मार्च से 5 अप्रैल के बीच होना है। सभी एग्जाम्स जो हैं वो कंप्यूटर आधारित होंगे और अब कुछ और इसको लेकर अभी सामने आ रहा है, उसके ताल्लुक से सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथी शबीर मीर हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, आपका बहुत हम यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे, ब्रेकिंग एट 10 में हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुबह भी हम बात कर रहे थे कि कितना अहम हो जाता है इस तरह के इम्तिहानात में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। सबसे अहम यह है कि अगर कुछ इसके खिलाफ अपोज किया जा रहा है तो उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि नौजवानों का पूरा मुस्तकबिल इन इम्तिहानों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ हिना, पहले इस प्रेस नोट का मैं कह दूं, प्रेस नोट के ज़रिए एसएसबी ने साफ कर दिया कि इम्तिहानात होंगे, चाहे जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हों, टेस्टिंग एजेंसी को जो टेस्ट ले रही है उसके खिलाफ। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस टेस्टिंग एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया गया था, इसके ज़रिए टेस्ट नहीं होने चाहिए, सीबीटी नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा सा आश्वासन ये भी दिया गया है कि बाहर से सिक्योरिटी रहेगी, कैमरेज के अंदर होगी। और एक और चीज़ ऐड कर दी गई है, वो ये कि ये जो इम्तिहान होंगे इसको एक थर्ड पार्टी वो इसका ऑडिट करेगी कि कहीं इसमें धांधली ना हो। ये रहा एसएसबी का। तो ये 2 पॉइंट्स के इम्तिहान होंगे। ये जो आपके एहतजाज हैं इनकी कोई फिक्र नहीं। दूसरा ये कि थोड़ा आश्वासन भी, थोड़ी यकीन दहानी भी कि इम्तिहान सही तरीके से होंगे। अब बैकग्राउंड इसका, बैकग्राउंड ये कि पिछले साल एसआई की जो लिस्ट निकली 1200 पोस्ट की, उसके बाद अकाउंट्स असिस्टेंट्स की, उसके बाद जल शक्ति की 2330 जो भी सिलेक्शंस हुई थी वो कैंसिल हुई। पहले एसआई की, उसमें तीनों चीज़ों में अभी यहाँ पे
इंक्वायरी चल रही है, 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी हुआ है। ये इसका बैकग्राउंड है कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। अब ये कि इसका असर क्या होगा, जो लोग जो उम्मीदवार हैं, जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोशिश की मैंने उनसे बात करने की, आज भी उनके प्रोटेस्ट होंगे। वो इस पे तैयार नहीं है कि जो टेस्टिंग एजेंसी है, जो इसके बारे में ये कोर्ट ने भी कहा है कि इसको अनड्यूली फेवर के जरिए कुछ तो मालाफाइड ही है। एक सिंगल बेंच ने कहा कि मालाफाइड इसमें है इंटेंशन। इसको ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद आपने कैसे इम्तिहान लेने का कंट्रैक्ट दिया। जो उम्मीदवार हैं वो इसके लिए तैयार नहीं, वो कह रहे हैं हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये इसका पूरा बैकग्राउंड है। जी है ना? जी बिल्कुल शब्बीर, अब हम बात करेंगे जिस तरह से इसके खिलाफ हम देख रहे हैं, इस तरह के एग्जाम अगर हम ओवरऑल देखें, ये तो एक एग्जाम की बात हो गई, ओवरऑल लगातार हम देख रहे हैं कि पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। कई बार तो कैंडिडेट एग्जाम देता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, पूरे अपना वो जो लाइफ का निचोड़ है वो इसमें दे देता है, एग्जाम भी दे देता है, लेकिन फिर खबर आती है कि चूंकि इस पे लीक हुआ है पेपर, इसलिए उस एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया। पूरी जिंदगी का सवाल होता है। ये जो हम अभी देख रहे हैं, जिस तरह से हमने हालात देखे थे, जो बात तमाम कैंडिडेट्स अपनी रख रहे थे, आगे इस तरह की बात ना हो, इसके लिए क्या कोई जामे पॉलिसी बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है, या फिर इन तमाम चीजों को लेकर एक कम से कम बातचीत तो होनी चाहिए? ये हम आपसे जानना चाहेंगे। यहां है ना, जहां तक रोजगार का ताल्लुक है, सरकारी रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है, और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पे है। बैकग्राउंड, जब भी कोई पोस्ट निकलती है तो हजारों लोग, जो मैंने 1200 पोस्ट के लिए आपको कहा था, 97,373 लोगों ने फॉर्म भरा। जो 900 कुछ पोस्ट निकली थी, 972 पोस्ट फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की, उसके लिए तकरीबन 1-1.5 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा। जल शक्ति में भी यही हुआ, 2 लाख लोगों का 2335 पोस्ट थे। आपने पूरा इम्तिहान पेपर लीक के नतीजे में स्क्रैप कर दिया। वो भी कब कर दिया? इम्तिहान स्क्रैप नहीं किया, उनकी सिलेक्शंस हो गई थी। मैंने जब आपको पहले भी बताया कि मुबारकबादियां हो गई थी। बिल्कुल। उसके बाद तब भी एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। ऐसा है कि जब सिलेक्शन लिस्ट में धांधली पाई गई, वो स्क्रैप किया गया, पहले कमेटी बनाई थी, स्क्रैप किया गया। तब अकाउंट्स असिस्टेंट्स का आपने देखा बारिश में किस तरह वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कम से कम आप इतना तो कर लीजिए कि अगर कहीं धांधली हुई है, जिन्होंने पेपर लीक किया है या जो उसके जरिए सिलेक्ट हुए हैं, उनको अलग कीजिए। ऐसा हुआ नहीं। तो लाखों वो लोग जिन्होंने साल भर, 1.5 साल से बाकी सब छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी, या अगर कहीं छोटा मोटा काम करे थे वो छोड़ा, तैयारी की, उसके बाद इम्तिहान में बैठे, और आपने सिलेक्शन के बाद उनको कह दिया जी वहां पे धांधली हुई थी। वो तब भी जो एजेंसी थी उसके बारे में भी ये कहा गया था कि एक कंडीशन लिखी गई थी एसएसबी ने कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, ये कोर्ट में भी कहा गया, और सिंगल बेंच ने जे&के और लद्दाख हाई कोर्ट ने ये कह दिया कोर्ट में, उसको कैंसिल कर दिया कोर्ट ने भी, क्योंकि एजेंसी के बारे में कहा गया ब्लैक लिस्ट है। सितंबर में उन बच्चों का फिर से इम्तिहान लेना है। अब देखिए कितनी मुसीबत है इन ये जो बेरोजगार हैं। सितंबर में एक और टेंडर निकली, दूसरी कंपनी को लिया, जो दूसरी कंपनी को लिया उसके बारे में 4 स्टेट्स में ये कहा जा रहा है कि वो ब्लैक लिस्टेड है। अब उस वक्त आपने सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहान, वही जो उम्मीदवार पहले सताए हुए थे, उनका री एग्जाम जब किया, उस पर स्टे लगा। फिर जब एक दिन वो इम्तिहान नहीं हो पाया, एसआई का आपको पता है, एक दिन इम्तिहान हुआ कुछ बच्चों का, दूसरे दिन वो मुलतवी करना पड़ा क्योंकि कुछ बच्चे कोर्ट में गए। उन्होंने कहा जिस दूसरी एजेंसी को भी आपने लिया है ये भी तो ब्लैक लिस्टेड है। जब कोर्ट ने उस पर स्टे दिया, फिर डिवीजन बेंच में गई सरकार, एसएसबी गई डिवीजन बेंच में, उन्होंने वहां उस ऑर्डर पे स्टे लाया। लेकिन कोर्ट ने भी ये कहा कि आप इम्तिहान तो ले लीजिए, प्रोसेस जारी रखिए, आप उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते, फाइनल सिलेक्शन नहीं कर सकते जब तक न आपके मामला तय हो जाए। और उन बच्चों ने, उन उम्मीदवारों ने इम्तिहान तब का दिया है, अभी तक लिस्ट नहीं है, केस चल रहा है। जी,
ये जो उम्मीदवार हैं ये वही कह रहे हैं कि अगर कोर्ट में दो दो मामले हैं, जी। आपने एक और कंपनी को जो ब्लैक लिस्टेड है उसको क्यों ले लिया, हम क्यों आप पे यकीन करें। ये रोजगार का मामला है, बहुत मुश्किल है और सरकार कह रही है कि हम शफाफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्तियां करेंगे। ठीक है, आपने ये कह दिया, आप ये दावा करते हैं, ये उम्मीदवारों से मेरी बात हुई, वो कहती है अगर सरकार दावा करती है कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप पेपर लीक के बाद आप सिलेक्शंस कैंसिल कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब यह हुआ कि आपकी शफाफ तरीके से सिलेक्शंस हो, कैंसिलेशंस नहीं हो। यह हो रहा है यहां पे और बहुत मुश्किल है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने डिस्ट्रेस में है ये बच्चे। पिछली बार भी हमने देखा कि हजारों सड़कों पे थे, अब की बार भी एक बड़ी तादाद सड़कों पे है जो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि उनका एतबार पहली बार टूटा है और वो सताए हुए हैं और अब वो चाहते हैं। हालांकि सरकार ने अब की बार ये कहा है कि हमने आउटसोर्स कर दिया है कि जो इम्तिहान पे नजर रखे, लेकिन जब आप सवाल उस एजेंसी पे ही उठा रहे हैं जो इम्तिहान ले रही है, तो फिर वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल। और शब्बीर, लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह की चीजें जो है, जिस डिस्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, वो लगातार सामने आ रही हैं और वो अपने मुस्तकबिल को लेकर एक वाजिबी सी बात नजर आती। शब्बीर, चूंकि आप वहां मौजूद हैं, जमीनी हकीकत थोड़ी सी समझने की कोशिश यहां पर हम करेंगे कि क्या इनकी बात सुनने के लिए, क्योंकि ये रोड पर हैं, अभी भी रोड पर हैं, हालांकि नोटिस आ गया उसके बावजूद, क्या इनकी किसी से बात हो पाई है या फिर ये नोटिस ही निकला है? किसी तरह की कोई पेशरफ्त आपको वहां दिनों में नजर आई है या फिर कल की बात नजर आई? देखिए, प्रेस रिलीज का मतलब ये साफ है कि आप जो एहतजाज कर रहे हो, जो मांग कर रहे हो, वो हमें मंजूर नहीं। क्योंकि कल आपने देखा जम्मू में प्रोटेस्ट हुए, हाथापाई भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ भी जो उम्मीदवार हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद शाम में ये प्रेस रिलीज आया। जी। उसका मतलब साफ है कि सरकार ये नहीं मानने के लिए तैयार है कि जो एजेंसी टेस्ट कर रही है उसको हम बदलें। वो एक लंबा प्रोसेस है। हो सकता है सरकार ये भी सोच रही हो कि जल्दी होना चाहिए, लेकिन जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप हमें किसी ऐसी एजेंसी को दे दें जिसके बारे में कल को फिर से आप कैंसिल करें लिस्ट। कैंसिल करना तो बहुत आसान है, लेकिन वो एक तैयारी करना, 2-2 साल लगाना और 2-2 बार वही इम्तिहान देना, ये जायज नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब बातचीत का जहां तक ताल्लुक है, आपने कहा, आज मुझे अभी पता चला कि कुछ उम्मीदवार यहां, तो अभी सेक्रेटरी मौजूद है एसएसबी का, जी, लेकिन मोटे तौर पे सरकार की तरफ से सीधे कोई पहल नहीं हो रही है। पिछली बार कुछ चीजें हुई थी, लेकिन सरकार ने फिर अकाउंट्स असिस्टेंट के मामले में साफ कर दिया कि नहीं हो सकता, अब ये इम्तिहान नया लेना पड़ेगा, नए सिरे से फिर प्रोसेस होगा। अब की बार भी तकरीबन जो अभी तक के आसार हैं वो यही है। प्रेस रिलीज भी यही कहता है और जो बाकी चीजें भी हैं, कुछ इस तरह का बयान सरकारी तौर पर नहीं आ रहा है। सिर्फ इस प्रेस रिलीज में एक चीज जो मुझे पॉजिटिव दिखी वो ये है कि बाहर जो चीजें हैं, दफा 144 लगेगा, सर्विलेंस होगी, सीसी कैमरा लगेंगे, उससे मामला हल नहीं होगा। एक चीज ऐड कर दी गई है, वो ये कि थर्ड पार्टी को हमने जी इस एग्जाम का ऑडिट और इस पे नजर रखने के लिए कहा है। वो एक पॉजिटिव चीज है, बाकी कोई आश्वासन नहीं, कोई सरकारी बयान नहीं। बिल्कुल शब्बीर, बहुत सही आपने यहाँ पर एक तज्जिया ये किया है कि प्रेस रिलीज का मतलब है कि अब आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। इसी पर रिएक्शन जो भी रहेगा उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। शब्बीर मीर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यहाँ तमाम तर तफसीली डिस्कशन के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेकिंग एट 10 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। एक और अहम खबर यूटी जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है। मैटरनिटी लीव के प्रावधानों में संशोधन किया है। बच्चे की मृत्यु पर भी महिला को मैटरनिटी लीव दी जाएगी। कंडीशन है कि पैदा होने के 28 दिन बाद नवजायदा की मौत होने पर भी ये मैटरनिटी लीव जो है ये महिला कर्मचारी को दी जाएगी। 60 दिनों की ये मैटरनिटी लीव होगी। तो बेहद अहम है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है। मैटरनिटी लीव के जो प्रोविजंस हैं उसमें संशोधन किया गया है। बच्चे की मौत पर भी महिला को मैटरनिटी लीव मिलेगी। पैदा होने के 28 दिन बाद अगर नवजायदा की मौत हो जाती है तो उसके बाद भी जो
विमेन एम्प्लॉयज हैं, महिला कर्मचारी हैं, उनको 60 दिन की मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाएगी। तो महिला कर्मचारियों को 60 दिनों की ये मैटरनिटी लीव दी जाएगी। अगर नौज़ायदा की पैदा होते ही 28 दिन के अंदर मौत हो जाती है तब भी ये मैटरनिटी लीव जो है ये दी जाएगी। तो यूटी जम्मू कश्मीर में खवातीन के लिए बेहद एक अच्छी ये पहल जो है इसको माना जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि इस तरह के जब जो भी मामला सामने आता है उसके बाद एक महिला को, एक औरत को बहुत ज़रूरत होती है अपने इमोशनल, ख़ास तौर पर अगर हम देखें इमोशनल जो उनका एक तमाम तर चीज़ों को मजबूती देना है, उसके लिए भी उन्हें इस तरह की अगर मैटरनिटी लीव दी जाएगी तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये कदम माना जा रहा है। तो खवातीन के लिए बेहद अहम इस खबर को समझा जा सकता है कि महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव तब भी मिलेगी अगर 28 दिन के अंदर उनके नौज़ायदा बच्चे की मौत हो जाती है। और एक और अहम खबर, गीता राणा ने इतिहास रच डाला है। वो बनी है महिला अधिकारी, स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की उन्होंने कमान संभाली है और पूर्वी लद्दाख में एक अग्रिम स्थान की कमान संभाली है। कोर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की कर्नल है गीता राणा। तो बेहद अहम खबर, कल ही हमने विमेंस डे मनाया है और बहुत ही अच्छी ये खबर है कि गीता राणा ने महिला के लिए, खवातीन के लिए शानदार मिसाल कायम की है। महिला अधिकारी बनी है और स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की उन्होंने कमान संभाली है। दुर्गम इलाके लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में एक स्थान की उन्होंने कमान संभाली है। कोर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की कर्नल है गीता राणा। एक और अच्छी खबर, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता ईशान वानी। ईशान, बेहद अच्छी खबर है ये खवातीन के लिए, आपसे इस पर डिटेल्स चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, ये जो गीता राणा है इसका नाम जो है रिसेंटली क्लियर हुआ था आर्मी की तरफ से, जो कि कमांड रोल के लिए ये जो इंजीनियरिंग और मैकेनिकल कोर्स है उनमें थी और ये पहली महिला बनी है जो जिन्होंने टेक ओवर की ऐसी कमांड इंडिपेंडेंटली, जो कि ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में है, जो कि चाइना को फेस होता है। आपको पता होगा कितने दुर्गम परिस्थितियां हैं, बहुत मुश्किल चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर। जगह की बात करें, हवा का दबाव कम होना, चैलेंजिंग वेदर का पैटर्न जो है वहाँ पे काफी खतरनाक है और उन चैलेंजेस को साइड पे रखते हुए यहाँ पर ये महिला जो है फिलहाल कमांड इन्होंने संभाली है। भारतीय सेना ने कुछ ऐसे नाम वुमेन ऑफिसर के क्लियर करे हैं कि वो कमांड के जो रोल है उनको देखें, और ये जो है एक ऐसा नाम है जो उस नामों में जो क्लियर हो गया था आर्मी की तरफ से। अब काफी सारे आर्मी में अभी भी औरतें काफी सारे पोस्ट पे तैनात हैं, लेकिन कुछ आने वाले समय में ऐसा भी कि और जो ऐसे आर्मी ऑफिसर थे जो कमांड कर सकती है यूनिट को, वो भी आगे आती रहेंगी। चाहे वो ग्रूड कमांडो हो, चाहे वो पैरा मिलिट्री में हो, काफी सारे ऑलरेडी जो फीमेल ऑफिसर्स हैं वो आए हैं और लगातार जो है ऐसे रोल्स जो है फीमेल ऑफिसर्स को दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ईशान आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे गीता राणा के ताल्लुक से, क्या कुछ और उनके ताल्लुक से जानकारी, किस तरह से, मतलब इतना उन्होंने बड़ा जो कारनामा अंजाम दिया है, इतने मुश्किल हालात में जो अभी आप बता रहे थे वहाँ पर वो ये कमान जो है वो संभालेंगी, बेहद फख्र की बात है बीइंग अ वुमेन। जी बिल्कुल, एक फख्र की बात है क्योंकि वहाँ पर काम करना का आसान नहीं है, परिस्थितियाँ कठिन, तो जो काफी हालात भी जो है आपको पता है वहाँ पर मौसम के काफी सही नहीं रहते। सर्द मौसम में कम से कम -20-25 मौसम पहुंच जाता है।
इसमें काम करना इंसान के लिए, मशीनों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन परिस्थितियों के बावजूद भी इनका नाम क्लियर हुआ है। वहाँ पे वो अपना फर्ज निभा रही है और लगातार देश के लिए वहाँ पे खड़ी हुई है। आपको बताता चलूं कि जो ईस्टर्न लद्दाख का रीजन है वो काफी एक्टिव हो चुका है जब से चाइना और इंडिया के बीच में जो कन्फ्रंटेशन हुआ था, और लगातार वहाँ पे ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन और डिप्लॉयमेंट है। लेकिन कल ही हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे थे और उसके अगले ही दिन ये खबर मिलना कहीं नहीं खुशी की खबर है। बिल्कुल ईशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम खबर पर जो आपने जानकारी दी है उसके लिए। तो हम आपको बता दें कि हमारे जो संवाददाता हैं ईशान वानी, वो बता रहे थे कि गीता राणा ने किस तरह से ये इतिहास रच डाला है। वो महिला अधिकारी बनी है, स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की उन्होंने कमान संभाली है, पूर्वी लद्दाख में एक अग्रिम स्थान की उन्होंने कमान संभाली है। कोर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की कर्नल है गीता राणा। अब ब्रेकिंग एट 10 में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का।